अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है महाभारत का। आज मैं सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगी और बताऊंगी, एक तरफ योगी के सिंघम को मिला है बड़ा इनाम। वैसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके योगी के सिंघम एक्शन में ही रहते हैं और हर रोज कानून की सख्ती देखने को मिलती है, क्योंकि कई मुठभेड़ में बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलता है। और इसी बीच सीओ अनुज चौधरी की पहचान बदलकर अब हो गई है ASP, यानी वर्दी के साथ रुतबा भी बढ़ गया है, अपग्रेड हो चुका है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, राजनीति के अखाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कर्नाटक जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। चुनावी रणभूमि में भाजपा की रणनीति, विपक्ष की चालबाजी और जनता की नब्ज सब पर नजर। जनसभाओं से लेकर चुनावी रणनीतियों तक भाजपा का फोकस पूरी तरह से दक्षिणी मोर्चे पर है। दर्शकों, तीसरी तस्वीर को भी जरा ध्यान से देखिए। मैं आपको बता रही हूं कि कैसे दुनिया की आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका के पूर्व जो स्थिति है वो अब बदल गई है। और आपको यह भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप, जो मौजूदा राष्ट्रपति है अमेरिका के, उनकी टैरिफ पॉलिसी ने फिर से हलचल मचा दी है। भारत को दबाने की कोशिश में थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उनको उनके मकसद में कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि इस बार भारत ने भी दम दिखा दिया है। योगी ने हेखड़ी निकाल दी है और साफ कर दिया है कि चाहे देश के अंदरूनी अपराध हो या फिर वैश्विक दबाव हो, भारत किसी से कम नहीं है। वैश्विक आर्थिक हलचल के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खलबली मचा दी है, लेकिन इस बार भारत ने भी ठोक कर जवाब दिया। योगी सरकार के सख्त रुख से लेकर केंद्र की दृढ़ कूटनीति तक संदेश साफ है। देश के भीतर या बाहर कानून और हितों की रक्षा में भारत अब किसी से भी पीछे नहीं हटेगा। भारत अपनी शर्तों पर काम करेगा, अपनी शर्तों पर विश्व में अपनी बातों को रखेगा। मैं आपको इन तीनों खबरों पर विस्तार से और जानकारी दूंगी दर्शकों, लेकिन सबसे पहले अब मैं आपको बता देती हूं कर्नाटक को लेकर आज एक बड़ी खबर। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बड़ा तोहफा कर्नाटक को मिला है और डबल तोहफा मिला है। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भव्य उद्घाटन होता है और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्शकों 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिलती है। IT हब की व्यस्त सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक रफ्तार और राहत का नया अध्याय लिखा गया है। लेकिन इस दौर का महत्व सिर्फ परियोजनाओं तक सीमित नहीं है दर्शकों। दक्षिण भारत में बीजेपी के मिशन कर्नाटक की बड़ी रणनीति भी इसी मंच से तय होती हुई दिख रही है। आपको मैं दिखाऊंगी कि विकास और राजनीति के इस संगम पर एक खास रिपोर्ट। मोदी का मिशन कर्नाटक, दक्षिण का द्वार, सुपर उपहार। रविवार सुबह बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का हुआ भव्य उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी CM DK शिव कुमार के साथ किया मेट्रो का शुभारंभ। उद्घाटन के बाद PM खुद मेट्रो ट्रेन में सफर करने भी पहुंचे। मेट्रो यात्रा के दौरान नेताओं के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई, सबने ठहाके लगाए। हालांकि ये हंसी किस बात पर थी ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन माहौल बेहद हल्का और दोस्ताना दिखा। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन शहर के IT हब को जोड़ने वाले व्यस्त कॉरिडोर में ट्रैफिक जाम कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। ये लाइन 16 स्टेशनों से होकर गुजरेगी और हजारों यात्रियों का रोजाना सफर आसान बनाएगी। मेट्रो इनॉग्रेशन के साथ ही PM मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस प्रोजेक्ट में 44.65 किलोमीटर का नया ट्रैक जोड़ा जाएगा, जिसमें 31 नए स्टेशन शामिल होंगे। साथियों, बेंगलुरु को हम एक ऐसे शहर के रूप में उभरता देख रहे हैं
जो न्यू इंडिया के राइज का सिंबल बन चुका है, एक ऐसा शहर जिसकी आत्मा में तत्वज्ञान है और जिसके एक्शन में टेक ज्ञान है, एक ऐसा शहर जिसने ग्लोबल आईटी मैप पर भारत का परचम लहराया है। पीएम मोदी ने आज कर्नाटक को 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात भी दी। इनमें बेंगलुरु चेन्नई, मैसूर हैदराबाद और हुबली तिरुपति रूट शामिल हैं। ये ट्रेनें यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव देंगी। आज येलो लाइन के लोकार्पण के साथ ही हमने फेज 3 यानी ऑरेंज लाइन का भी शिलान्यास किया है। जब ये लाइन शुरू होगी तो येलो लाइन के साथ मिलकर डेली 25 लाख पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करेगी। 25 लाख पैसेंजर्स। बेंगलुरु मेट्रो कई अहम स्टेशनों के लिए इंफोसिस फाउंडेशन, बायोकॉन और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियों ने पार्ट फंडिंग की है। मेट्रो यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स और यात्रियों से बातचीत भी की, उनका हालचाल पूछा और विकास परियोजनाओं पर उनकी राय जानी। कैमरों में कैद हुए मुस्कुराते चेहरे और सेल्फी के पल। कर्नाटक में यह दौरा सिर्फ विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि राजनीति के लिहाज से भी अहम है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम का दक्षिण भारत में बड़ा मेगा शो, जिससे बीजेपी अपने साउथ मिशन को मजबूत करना चाहती है। देशवासियों की बेहतरी के लिए साथ मिलकर कदम उठाने हैं। इस दिशा में एक जो सबसे जरूरी जिम्मेदारी है वो है नए रिफॉर्म्स। बीते एक दशक में हमने लगातार रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने कानूनों को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जन विश्वास बिल पास किया है और अब इसका जन विश्वास 2.0 भी पारित करने जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी ऐसे कानूनों की पहचान कर सकती हैं जिनमें अनावश्यक आपराधिक प्रावधान हैं, उन्हें खत्म किया जा सकता है। तो बेंगलुरु से लेकर पूरे कर्नाटक को पीएम मोदी का ये सुपर उपहार। एक ओर है मेट्रो की रफ्तार, दूसरी ओर वंदे भारत का सफर और साथ ही विकास की वो रफ्तार जो आने वाले समय में दक्षिण भारत की राजनीति में भी नया मोड़ ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, अब मैं आपको बताऊंगी योगी के सिंघम का प्रमोशन कैसे हुआ है। मेहनत, ईमानदारी और जज्बे का एक बड़ा इनाम मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चर्चित सीओ अनुज चौधरी अब बन गए हैं एएसपी। पहलवानी के अखाड़े से लेकर वर्दी की दुनिया तक अनुज चौधरी की पहचान हमेशा से रही है हौसले और सख्ती की। संभल से लेकर सूबे के कई जिलों में अपने एक्शन, बयान और अदम्य साहस से सुर्खियों में रहने वाले योगी फोर्स के इस केसरी को अब कंधों पर नए सितारे सजाने का मौका मिला है और इसके साथ ही बढ़ गई है जिम्मेदारियां भी। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। मेहनत, ईमानदारी और जज्बे का मिला इनाम। योगी के सिंघम का प्रमोशन। पहलवान अनुज चौधरी को अब सीओ नहीं एएसपी कहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के सीओ अनुज चौधरी अब बन गए हैं एएसपी। पहलवानी के अखाड़े से लेकर पुलिस की वर्दी तक अनुज की पहचान रही है हौसले की। जी हां, कंधों पर सजते सितारे गवाही दे रहे हैं कि जिस काम के लिए अनुज चौधरी यूपी पुलिस में आए थे वो काम कर रहे हैं। इसलिए योगी फोर्स के केसरी को बड़ा इनाम मिला है।
कड़ी मेहनत और शानदार ट्रैक रिकॉर्ड की बदौलत सीओ अनुज चौधरी को एएसपी पद पर प्रमोशन मिला। अब उन्हें सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर से सीधे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ओहदा मिला है। यूपी के संभल में सर्कल ऑफिसर रहते अनुज चौधरी का एक बयान खूब वायरल हुआ था। होली एक बार और जुम्मा 52 बार वाले बयान पर अनुज चौधरी ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले। होली पर अल्टीमेटम, राखी पर प्रमोशन। संभल के चंदौसी सर्किल में तैनात चर्चित सीओ अनुज चौधरी को अब प्रमोशन मिल गया। योगी सरकार ने उन्हें अब एडिशनल एसपी बना दिया है। रक्षाबंधन से ठीक पहले की रात इसके आदेश भी जारी हो गए और अब उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। अपने सख्त अंदाज के लिए जाने जाने वाले अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और अर्जुन अवार्डी हैं। अनुज चौधरी 2012 बैच के पीपीएस अफसर हैं जो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए थे। खेल कोटे से एएसपी बनने वाले भी अनुज चौधरी पहले पुलिस अधिकारी हैं। 2 अगस्त को हुई डीपीसी बैठक में अनुज चौधरी के प्रमोशन का फैसला किया गया। अनुज चौधरी 2012 बैच के इकलौते ऐसे अफसर हैं जो प्रमोशन के लिए योग्य पाए गए, क्योंकि सीओ से एएसपी बनने के लिए 12 साल की सर्विस जरूरी होती है, जो 2012 बैच में सिर्फ अनुज चौधरी ने पूरी की। इसलिए चर्चा के बाद लिस्ट में आखिरी नाम अनुज चौधरी का जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि उनकी सीनियरिटी में बदलाव के बाद प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ। शासन इस स्थिति में नहीं है तब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे, किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब भाई इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई हो। संभल में हिंसा के दौरान अनुज चौधरी के पांव में गोली लगी थी और उसके बाद से वहां हालात संभालने में उन्होंने बड़ा रोल अदा किया। अक्सर उनके बयानों पर सवाल भी उठते रहे हैं। और तो और संभल में 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर के शोभा यात्रा में गदा लेकर चलने को लेकर भी सर्विस रूल के उल्लंघन का आरोप उन पर लगाया गया था, लेकिन उनका अंदाज फिर भी नहीं बदला। अनुज चौधरी का दंगल में विरोधियों को धूल चटाने से लेकर पुलिस अधिकारी बनने तक का सफर शानदार रहा है और वो एएसपी बनकर योगी फोर्स में विरोधियों और अपराधियों को पटखनी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब मैं आपको बताती हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी हेकड़ी कैसे निकाली। मोदी के बाद अब योगी का भी ट्रंप को करारा जवाब, स्वदेशी ही हमारा जीवन का मूल मंत्र है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया, भारत झुकेगा नहीं, दुनिया की कोई ताकत हमारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। राखी से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ का ये संदेश सिर्फ भाषण नहीं है, ये बल्कि इंडिया फर्स्ट का ऐलान है। विदेशी सामान को मात देने और स्वदेशी को अपनाने का मंत्र है, जिससे ट्रंप की हेकड़ी का जवाब भी मिलेगा और भारत का स्वाभिमान भी और मजबूत होगा। ये रिपोर्ट देखिए। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। योगी का स्वदेशी मंत्र, ट्रंप को संदेश। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। मोदी के बाद अब योगी ने निकाल दी ट्रंप की हेकड़ी। तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। मैसेज क्लियर है और इरादे साफ। भारत ट्रंप के टैरिफ बम के डर से झुकने वाला नहीं है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के टैरिफ बम को फुस किया। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी
समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के टैरिफ बम पर अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा जवाब दे दिया है। मोदी के बाद अब योगी ने भी साफ कह दिया है, भारत झुकने वाला नहीं। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को स्वदेशी मंत्र दिया है। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। राखी के त्योहार से ठीक एक दिन पहले योगी का संदेश कुछ अलग है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की बात कही। जब हम कोई स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं, पर्व और त्योहारों की परंपरा प्रारंभ हो रही है और पर्व और त्योहारों की इस परंपरा में हम स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर काम पाते हैं। उसका जो पैसा हम देते हैं वह हस्तशिल्पी, कारीगर और हमारे उद्यमियों के पास जाता है। जो उनके पास जाएगा वह देश के विकास में ही खर्च होगा, वह देश के विकास में खर्च होगा, देश के उत्थान में खर्च होगा, देश की समृद्धि में ही वह पैसा लगेगा। ये सिर्फ भाषण नहीं, ये है भारत के स्वाभिमान का मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है, स्वदेशी ही हमारा जीवन मंत्र बनेगा। जैसे ट्रंप ने अमेरिका में विदेशी सामानों पर टैरिफ लगाकर अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, तो ये योगी का इंडिया फर्स्ट का मॉडल है। विदेशी सामानों को मात देने की तैयारी है। जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो विदेशों की वस्तु खरीदने की कीमत हमें उस समय तो चुकानी ही होती है, लेकिन बाद में आतंकवाद के रूप में भी हम उसकी कीमत चुकाते हैं। योगी का ये संदेश सीधा है, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर सकती। मैसेज क्लियर है और इरादे भी साफ। भारत टैरिफ के डर से झुकने वाला नहीं है, स्वदेशी की ताकत से ही मिलेगा ट्रंप की हेकड़ी का जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, बहुत जल्द हो सकता है अगला युद्ध। आर्मी चीफ का कहना है कि युद्ध के लिए सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। आप सुनिए एक बार। Time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today, and the next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present, and अब भीख मंगे मुनीर ने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया है। भारत से रिश्तों में कड़वाहट और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में वॉशिंगटन की कूटनीति का रुख बदलता हुआ यहां से दिख रहा है। जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 3 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे हैं। जनरल कुरिल्ला और जनरल डैन कीन से मुलाकात, सैन्य सहयोग बढ़ाने की बातचीत और आर्थिक रणनीतिक समझौतों के नए संकेत। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता है या फिर आने वाले वक्त में अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों का नया चेहरा बनने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ भारत से अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आतंक परस्त पाकिस्तान के साथ अमेरिका की दोस्ती गहरा रही है। इसे अमेरिका की एक रणनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं और यहां वो तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब मुनीर ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल ई कुरिल्ला से मुलाकात की है।
उनके रिटायरमेंट इवेंट से इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। 10 अगस्त को अमेरिका के टैंपा में एक इवेंट आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर भी हुए। मुनीर ने यहां जनरल कुरिल्ला के नेतृत्व की जमकर तारीफ की और पाकिस्तान अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान की बात कही। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने यूएस चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डन केन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के आपसी हितों पर चर्चा हुई। पाकिस्तान मौका परस्त है और वो इस वक्त अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने का मौका नहीं चूकना चाहता है। अमेरिका लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों में कड़वाहट घोल रहा है। ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए किसी बड़े मौके की तरह है। कुछ साल पहले अमेरिका का पाकिस्तान को लेकर रुख कड़ा रहा हो, लेकिन ट्रंप शासन में पाक के सारे पाप धुलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पिछले 3 महीने में दूसरा अमेरिकी दौरा है। जून में भी मुनीर अमेरिका आए थे। आज से मुनीर अपने अमेरिकी दौरे में राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात कर चुके हैं। तब दोनों के बीच ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर लंबी चर्चा हुई थी। इसका नतीजा ये रहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सैन्य सहयोग को बहाल किया है, जिसे पहले कम कर दिया गया था। अमेरिका ने पाकिस्तान पर टैरिफ भी कम किया है, जिससे उसे राहत मिली है। साथ ही तेल को लेकर भी दोनों देशों के बीच डील होने की बात कही गई है। हाल के दिनों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट में है और राजनीतिक हालात भी अस्थिर हैं। ऐसे में सेना प्रमुख का बार बार अमेरिका जाना कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अमेरिकी पक्ष के लिए पाकिस्तान अब भी क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण में अहम खिलाड़ी है। 3 महीने में 2 बार का ये दौरा सिर्फ मुलाकातों तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में नए समीकरण बनने के संकेत भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब खबर में आपको बिहार से बताती हूँ। 2 वोटर आईडी पर जमकर सियासी कलह हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत की सबसे बड़ी विस्फोटक कहानी 2 वोटर आईडी का खेल देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव से शुरू हुआ ये विवाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तक पहुंचा है। आरोप, पलटवार और सबूतों की जंग के बीच सवाल सिर्फ नेताओं पर नहीं, बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की साख पर खड़े हो गए हैं। राजधानी से लेकर गांवों तक वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग की भूमिका पर तीखे आरोप भी लग रहे हैं। तो क्या ये महज लापरवाही है या चुनावी खेल का कोई बड़ा स्कैम? देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दिग्गज नेताओं के 2 वोटर आईडी कार्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है। वोटर लिस्ट रिवीजन में हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड को लेकर आरजेडी और बीजेपी में सियासी जंग छिड़ी हुई है। हालांकि इस विवाद की शुरुआत तेजस्वी यादव के साथ हुई, लेकिन अब ये बिहार की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और अब जब तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर 2 वोटर आईडी कार्ड के इस्तेमाल का आरोप लगाया, तो विजय सिन्हा ने भी बिना देर किए तेजस्वी यादव के आरोप का सूद समेत जवाब दे दिया। अब आपको तेजस्वी यादव के आरोप और इस पर विजय सिन्हा का जवाब सुनवाते हैं। दोनों जगह अलग अलग नाम प्रपत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला खेल होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। और चुनाव का मानना है कि बीएलओ गए हैं और बीएलओ ने हर एक लोगों से मिलकर के साइन दस्तावेज में फॉर्म में कराया है। तो यानी इन्होंने किया होगा, तो किया होगा तो गलती किसकी है? अगर विजय सिन्हा जी ने किया है दोनों जगह साइन, तो गलती इनकी है। अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा। यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था, उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से
कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस विवाद के पीछे की इनसाइड स्टोरी भी समझिए। बिहार की एपिक कांड में नया मोड़ तब आया जब खुद दो वोटर आईडी कार्ड के इस्तेमाल के आरोपों में घिरे तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा पर 2 एपिक नंबर के साथ पटना और लखीसराय में डबल वोटर आईडी कार्ड के इस्तेमाल का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने पूछा कि अब क्या पटना और लखीसराय का जिला प्रशासन विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा, लेकिन तेजस्वी यादव को यह नहीं पता था कि विजय सिन्हा को घेरने का उनका ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि जब विजय सिन्हा सामने आए तो सबूतों के साथ तेजस्वी यादव के हर आरोप का जवाब दिया। विजय सिन्हा ने साफ किया कि एक जगह से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीएलओ के पास फॉर्म भरवा भी दिया गया है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, तो ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। लेकिन अब बात तेजस्वी यादव या विजय सिन्हा की नहीं है, अब सवालों के घेरे में एसआईआर है। चुनाव आयोग पर विपक्ष के नेता हमलावर हैं। हर रोज डबल वोटर आईडी कार्ड के मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वहीं विपक्ष के आरोपों के मुताबिक 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कैसा रिवीजन है जिसमें राज्य के बड़े नेताओं के ही वोटर आईडी कार्ड में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। और अगर राजधानी के वोटरों का ये हाल है, तो राज्य के ग्रामीण पीहड़ इलाकों में वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर भला कौन भरोसा करेगा। और इन सब के बीच बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और पूरी चुनावी प्रक्रिया सवालों के घेरे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बिहार में एसआईआर पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। 9 साल में कोई काम नहीं किया और अब जाग रहे हैं सरकार। इलेक्शन कमीशन तय करे कि कोई नकली वोट ना बने। बीजेपी नकली वोट बनाने में माहिर है। अखिलेश यादव ने तमाम ये बातें कही कि 9 साल में कोई काम नहीं किया है, सरकार पर सीधा कटाक्ष करते हुए, और कहा कि इलेक्शन कमीशन ये तय करे कोई नकली वोट ना बन पाए। और अब मैं आपको बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई खबर बताती हूं। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कहीं पहाड़ से टूट रहा है मलबा और गिर रहे हैं लगातार वहां पर घर, और स्थिति बद से बदतर हो रही है। मैदानी इलाकों में खेत खलियान डूबे तो गांव-गांव पानी में घिर गए हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक तक आसमान से बरस रही आफत के अब मैं आपको ताजा और दिल दहला देने वाले मंजर से रूबरू करवाऊंगी। बारिश और बाढ़ की बड़ी कवरेज एक रिपोर्ट के जरिए दिखाऊंगी। बारिश, बाढ़ और तबाही के मंजर। देश के कई राज्यों में आसमान से बरस रही आफत। कहीं नदी नाले उफान पर तो कहीं पहाड़ से टूट रहा कहर। उत्तर से दक्षिण और मैदान से पहाड़ तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं बाढ़ तो कहीं मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को मुश्किल में डाल दिया है। मथुरा से मुरादाबाद तक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मथुरा में बाढ़ ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। 2500 से ज्यादा आबादी प्रभावित है। गांव के आसपास मथुरा में बाढ़ ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। 2500 से ज्यादा आबादी प्रभावित है। गांवों का आपस में संपर्क टूट गया। बलदेव और शेरगढ़ इलाके पूरी तरह जलमग्न। इसी बीच तेज बहाव में फंसे एक बाइक सवार को ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाकर बचाया। उधर मुरादाबाद में भी हालात सामान्य नहीं है। भारी बारिश और रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और निचले इलाकों को खाली कराने की तैयारी कर रहा है। वाराणसी गंगा किनारे बसा ये शहर पिछले कई दिनों से बाढ़ की मार झेल रहा है।
गलियों और निचले इलाकों में कीचड़ और मलबा अब भी मुसीबत बना हुआ है। लोग घरों को वापस बसाने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचा प्रशासन। डीएम और पुलिस फोर्स कर रही लोगों की मदद। नाव के जरिए पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। परिवार पर टूटा गम का पहाड़ और इसी बारिश के बीच गिरी आसमानी बिजली ने एक मासूम की जान ले ली। हापुड़ में आकाशीय बिजली गिरने से लड़के की मौत। बारिश में भीगने के दौरान हुआ हादसा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें शाहजहांपुर की है, जहां रामगंगा नदी उफान पर है। पानी ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दे दी है। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग ऊंचे मकानों और स्कूलों में शरण लेने को मजबूर। एडीएम ने ट्रैक्टर से किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। लोगों के आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था कराने का आदेश। जौनपुर में पीली नदी का उफान जानलेवा साबित हुआ। तेज बहाव में पुल के ऊपर आया सैलाब और उसी सैलाब में बह गए बाइक सवार 2 लोग। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पुल पर आए सैलाब में बहे बाइक सवार 2 लोग जान जोखिम में डालकर युवकों ने दोनों को बचाया। नदी पर बना रफ्ता पार करते समय हादसा। बीते दिनों दिल्ली एनसीआर में जमकर बादल बरसे। जहां एक तरफ बारिश की वजह से मौसम सुहावना हुआ तो वहीं कई जगहों पर जलभराव की समस्या बन गई, जिससे सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कई जगहों पर तो हालात ऐसे हैं कि आधी गाड़ियां पानी में डूब गई और जगह जगह भीषण जाम लग गया। भारी बारिश की वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंडिया गेट से लेकर धौला कुआं, बसंत कुंज, आरकेपुरम, इंडिया गेट, पड़पड़गंज, ITO, हर तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। एनसीआर में हुई बारिश के कारण यमुना पूरे उफान पर है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना के रौद्र रूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो यमुना अपने साथ सब कुछ बहा लेने के लिए आमादा है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की है, जहां केदारनाथ हाईवे पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। भारी बारिश के बीच पहाड़ दरका और सैकड़ों टन मलबा हाईवे पर गिर पड़ा। हाईवे पर यातायात ठप हो गया। काफी समय तक रेस्क्यू की टीम मलबा हटाने में जुटी रही। दक्षिण भारत का कर्नाटक भी बारिश बाढ़ से जूझ रहा है। बेलगावी में भारी बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। खेत खलियान बर्बाद हो गए हैं। राहत बचाव में जुटी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश राहत भी दे रही है और आफत भी ला रही है। जहां किसानों के चेहरे पर पानी से खुशहाली की उम्मीद है, वहीं बाढ़ से तबाह हो रहे लोग अब राहत की आस लगाए बैठे हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में और भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यानी अभी बरसात का असली इम्तिहान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रलय के बाद धराली का हाल मैं आपको बताती हूं। उत्तराखंड के धराली में प्रलय का कहर थम तो गया, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जंग अभी भी जारी है। 6 दिन से राहत और बचाव का महाअभियान चल रहा है। 1100 से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। सरकार ने पीड़ितों को बड़ी राहत देने का ऐलान भी किया है। आइए दिखाते हैं आपको धराली के साहस, जज्बे और जिंदगी बचाने की पूरी जंग की एक बड़ी तस्वीर। के बाद क्या है धराली का हाल? उत्तराखंड के धराली में जिंदगी और मौत के बीच जंग 6वें दिन भी जारी है। राहत और बचाव का महाअभियान। अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और सरकार ने पीड़ितों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है।
जो त्रासदी आई जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर लगातार जारी है। मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं, आप देख पा रहे हैं कि समतल ये जगह हो चुकी है जहां पर पहाड़ से देखिए मलबा आया, और हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे इस समय आर्मी के जवान जो अभी भी लगातार अपने खोजी कुत्तों के साथ स्क्वाड डॉग की पूरी टीम है जो इस समय तलाश कर रही है कि कहीं मलबे में कोई जान अभी दबी तो नहीं। धराली पहाड़ों के बीच बसा ये इलाका पिछले कई दिनों से बाढ़ और भूस्खलन की मार झेल रहा है। सड़कों पर मलबा, नदियों में उफान और गांवों में घुसा पानी। इन्हीं मुश्किल हालात में छठवें दिन भी जारी है राहत बचाव का काम। राहत दल लगातार फंसे लोगों तक पहुंच रहे हैं। हासिल धराली रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन और आप तस्वीर मेरे सामने देख सकते हैं। इस वक्त मौसम खराब है, लिहाजा ये चॉपर जो है ये भी उड़ान नहीं भर रहे हैं। जैसे ही मौसम खुलेगा, वैली खुलेगी, ये उड़ान भरेंगे। और आप देख सकते हैं है ना, हेलीकॉप्टर्स के बगल में राहत सामग्री यहाँ पर रखी गई है। ये राहत सामग्री लगातार यहाँ से ग्राउंड जीरो यानी कि हरसिल धराली पहुँचाई जा रही है ताकि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ उन लोगों को इसका लाभ मिले। आज हेलीकॉप्टर से यहाँ से लगातार राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है और 1126 लोगों को यहाँ पर अब तक लाया जा चुका है, जिसमें स्थानीय लोग भी हैं और बाहर के आए हुए श्रद्धालु लगभग सभी को निकाला जा चुका है। ये तस्वीरें सिर्फ बचाव कार्य की नहीं बल्कि साहस की मिसाल है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन के जवान दिन रात बिना थके काम कर रहे हैं। तेज बहाव, टूटे पुल और फिसलन भरी चढ़ाई भी इनके हौसले को रोक नहीं पाई। हर चेहरे पर सिर्फ एक मकसद, सुरक्षित घर पहुंचाना। उत्तरकाशी के हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन छठे दिन भी जारी। बिजली, पानी, राशन पहुंचने का चल रहा है काम। राहत शिविरों में पहुंचने के बाद भी लोगों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा है। किसी का घर बह गया, किसी की रोजी रोटी का साधन, लेकिन इन सब के बीच है उम्मीद कि हालात जल्द सुधरेंगे। सरकार ने पीड़ितों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि राज्य सरकार हर पीड़ित तक मदद पहुंचाएगी। मुफ्त राशन के साथ साथ मकानों के नुकसान का सर्वे भी शुरू हो चुका है। जल्द ही आर्थिक मदद का वितरण भी होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत सामग्री से भरे 4 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पहाड़ी जिलों में बारिश का सिलसिला अभी जारी रह सकता है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज रखना होगा और राहत सामग्री का पर्याप्त इंतजाम करना होगा। धराली जैसे इलाकों में चुनौती सिर्फ लोगों को निकालने की नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित बसाने की भी है। उधर उत्तरकाशी के गंगनानी में बैली ब्रिज का निर्माण जारी है। टूटी कनेक्टिविटी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुल जीवन रेखा का काम करेगा। गंगनानी में लोहे के फ्रेम के जरिए सेना और बीआरओ पुल बना रही है। उत्तरकाशी में जिंदगी फिर से लौटे, इसके लिए पूरे कदम उठाए जा रहे हैं। फिर से धराली और हर्षिल गांव बसाया जा रहा है। फिर से लग रहे बिजली के खंभे और पानी की टंकी। प्रशासनिक अधिकारी मूलभूत सुविधा जुटाने में लगे। धराली में आया प्रलय लोगों के जहन में अभी भी जिंदा है। तस्वीरें इतनी भयावह थी कि जिसने भी तस्वीरें देखी उनकी रूह कांप गई। हादसे के 6 दिन बाद भी सेना से लेकर जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। धराली में ये जंग जारी है। एक तरफ आसमान से बरसती आफत, दूसरी तरफ जमीन पर राहत के फरिश्ते। 1100 से ज्यादा जिंदगियां अब सुरक्षित हैं, लेकिन जब तक आखिरी शख्स को भी सुरक्षित घर नहीं पहुंचा दिया जाता, ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दूं, जापान में F-35 फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग। ब्रिटिश आर्मी के फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी मिल रही है। तकनीकी खराबी के चलते आपात लैंडिंग करवाई गई है। पिछले दिनों कई हफ्ते तक भारत के केरल में भी फंसा रहा था एक ब्रिटिश F-35 विमान। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जापान में F-35 फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग यानी कि आपात लैंडिंग करवानी पड़ी तकनीकी खराबी के चलते। और पिछले दिनों भी कई हफ्ते तक लगातार भारत के केरल में भी ये ब्रिटिश F-35 विमान फंसा रहा था और अब ऐसे ही फंसने की जानकारी जापान से मिल रही है। हालांकि यहां पर आपात लैंडिंग करवाई गई है तकनीकी खराबी के चलते। तो दर्शकों, आपके पसंदीदा शो महाभारत में फिलहाल इतना ही। मुझे रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सटीक लगातार खबरों के लिए आज से बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।
MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।